तो आज हम लोग देखेंगे एक आखिरी जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या कैसे होता है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, क्या दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। वैसे तो हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला जानते हैं पहले ही एरिया निकालने का, ट्रायंगल का। तो कुछ कुछ फॉर्मूला शायद सबको याद होगा, तो बता सकता है कोई? Yes. 1/2 into length into breadth, half into length into breadth. हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हर तरीके का ट्रायंगल का कॉमन फॉर्मूला है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और भी बहुत सारा फॉर्मूला है। मालूम है कुछ और? यस सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर सेम, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। ओके, और जिसका दो साइड सेम होता है, जो ट्रायंगल का दो साइड सेम होता है उसे हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? मालूम है किसी को? आइसोसेलेस। आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब जो ट्रायंगल का दो साइड सेम है, एक साइड अलग है। अलग मतलब लेंथ के अनुसार वो अलग है, उसका वैल्यू जो है वो अलग है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल। और अगर तीनों का जो साइड है वो तीनों साइड अगर सेम होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है ना? तो एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। स्केलेटल ट्रायंगल। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, that is half into base into, ये तो हो गया कॉमन। और अगर इक्विलैटरल होता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो √3/4 इंटू साइड। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सबको मालूम है ना ये? आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट तो होता है, अब हाइट का अलग से फॉर्मूला होगा ना। इक्वल साइड स्क्वायर माइनस या प्लस, फिर माइनस भी होता है, हाफ इंटू इक्वल साइड। मतलब जैसे कि ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो मतलब ये दो साइड अगर बराबर होगा तो ये हाइट जो है वो क्या होगा? वो होगा बेस जो है उसका आधा होगा, यस। है ना। और वन साइड मतलब दोनों साइड जो बराबर साइड है उसका एक साइड होगा, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल साइड स्क्वायर, इक्वल साइड स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस स्क्वायर। ठीक है ना? अगर जो बेस होगा उसका आधा और एक इक्वल साइड, तो ये निकल जाएगा, क्योंकि ये एक राइट एंगुलर ट्रायंगल हो रहा है ना। ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोथेनस। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला जानते हैं, पहले ही बहुत से सीखे हैं। और एक फॉर्मूला होता है, मतलब जिसका तीनों साइड बराबर ना हो तो उसका और एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? √ओवर ऑफ एस इंटू यस, हीरोज फार्मूला। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस एस माइनस। माइनस सी। यहाँ ए बी सी क्या है? तीनों साइड का लेंथ। और एस क्या है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ये कुछ कॉमन फॉर्मूला था। अभी हम लोग देखेंगे, अगर एक ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस अगर हमारे पास नोन है, मतलब तीनों वर्टिसेस हमको मालूम है, तो वहां से हम लोग कैसे एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे? मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो ये एक ट्राइंगल है,
मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये x1 y1, ये b x2 y2 और ये c x3 y3, मतलब वो हमको यहाँ से मालूम है। अब इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले तो हम लोग लेंथ यहाँ से निकाल के भी निकाल सकते हैं ना, इस तरीके से फॉर्मूला से। यस सर। तीनों साइड का अगर हम लोग लेंथ निकाल लिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ वर्टिसेस को लेके एक अलग से फॉर्मूला है यहाँ पर, उसको भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरीके का फॉर्मूला मैं अभी दिखा रहा हूँ। इसका जो प्रूफ है, प्रूफ हम लोग का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखो, अगर हमको ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये जो ट्रायंगल है अगर इसका एरिया निकालना है तो यहां से भी निकाल सकते हैं बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर साइड में को लिखते हैं एक बार। जैसे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ये हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्रापीजियम, एरिया ऑफ द ट्रापीजियम, इसको कुछ एक नाम दे रहे हैं ए बी सी, इसको हम लोग दे रहे हैं डी ई एफ। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रापीजियम बी डी ई ए, क्या? बी डी ई ए प्लस ये ट्रापीजियम, ट्रापीजियम ऑफ ए ई एफ सी, ये दोनों को ऐड करके फिर क्या करना है? माइनस करना है बी डी एफ सी। तो इस ये अगर करेंगे तो क्या एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकल के आएगा? Yes, sir. ओके, मैं यहाँ से एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये एक ट्रापीजियम है, ये एक ट्रापीजियम है, और ये एक ट्रापीजियम है। समझ में आ रहा है? ये एक ट्रापीजियम और ये एक ट्रापीजियम, ये दोनों ट्रापीजियम को ऐड करने के बाद ये आखिरी जो ट्रापीजियम बचा है, जैसे कि यहाँ पर ये जो ट्रापीजियम है, अगर इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या एबीसी निकल के आएगा? यस सर। का फॉर्मूला से हम लोग ये निकाल सकते हैं। अब ट्रापीजियम का पहले ये बताओ, ट्रापीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रापीजियम? मालूम है किसी को ट्रापीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? मालूम है किसी को? भूल गए सर। एरिया ऑफ ट्रापीजियम, नहीं मालूम? एरिया ऑफ द ट्रापीजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, sum of the parallel side into their distance। ये होता है ट्रापेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस
देयर डिस्टेंस, मतलब अगर ये ट्रापेजियम का हम लोग एरिया निकालेंगे तो सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब BD प्लस AE, समझ में आ रहा है? हाफ Yes. इंटू BD प्लस AE इंटू देयर डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या है? DE, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसको हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू BD प्लस AE इंटू DE, हो गया ना? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड एंड इंटू देयर डिस्टेंस प्लस, और दूसरा वाला ये ट्रापेजियम का, ये बताओ क्या होगा? AEFC हाफ इंटू AE प्लस AE plus CF AE प्लस CF into EF. इंटू देयर डिस्टेंस मतलब EF। अभी दोनों का ऐड करने के बाद क्या करना है? ये नीचे का जो ट्रापेजियम होगा उसे हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस हाफ इंटू पैरेलल साइड क्या होगा? BD और CF, तो BD प्लस CF इंटू देयर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा? DF। DF. ये हो जाएगा पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, बाय द कोऑर्डिनेट। अब ये लेंथ हम लोग को मालूम है कैसे निकालते हैं, ये आखिर में इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? फॉर्मूला इसका होगा हाफ, तीनों में हाफ जो है वो मैं कॉमन ले रहा हूं, और अंदर रहेगा y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 प्लस y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। समझ में आ रहा है? ये तीनों जो पैरेलल साइड है वो y1, y2 एंड y3 है ना? तो दोनों साइड को ऐड करेंगे तो कितना होगा? y2 प्लस y1, दैट इज y2 प्लस y1, और दोनों का डिस्टेंस कितना है? x1 माइनस x2, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? इतना डिटेल्स में हमको याद नहीं रखना है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको इस तरीके से याद रखेंगे, हाफ मॉड ऑफ x1 इंटू y2 प्लस y3, x1 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। समझ में आ रहा है? Yes, sir. स्टेप नहीं है ऐसा समझ में। Yes, sir. ये फर्स्ट वाला जो एक्स वाला जो है नहीं आया स्टेप सर, समझ में कैसे हुआ? समझ में नहीं आया, फिर से बोलो एक बार। ये जो स्टेप वाई के टर्म में लिखे ना वो स्टेप सर समझ में नहीं आया। अच्छा ये वाला, इसके ऊपर वाला भी ये सर। वाला। हाँ यस। देखो अब पहले मैं इस एक का मैं दिखा दे रहा हूँ, एक का समझ जाओगे तो बाकी सब भी समझ में आ जाएगा। ABDE, इसका एरिया क्या होगा? सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब ये एक पैरेलल साइड ये है y2, सॉरी ये है y1, है ना, और ये y2 है, यस और नो? ये है x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है ना? तो ये दोनों साइड क्या क्या होगा? y1 और y2, ठीक है ना? तो सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या होगा? y1 प्लस y2, यस y1 प्लस y2 इंटू देयर डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ये होगा ना DE। तो ये DE डिस्टेंस कैसे निकालेगा? ये है x1 और ये है x2, तो x1 से x2 को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा ना? यस तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड एंड देयर डिस्टेंस। ओके समझ आया ना? बाकी सब भी ऐसे ही निकाल लेंगे, तो आखिर में ये बचेगा। इसको इतना क्रिटिकल तरीके से हमको याद नहीं रखना है, ये बस मैं तुमको अभी ये इसलिए दिखाया हूँ कि ये किस तरह से फॉर्मूला आ रहा है,
बस इसी को दिखाने के लिए मैं अभी तक ये सब कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को याद इस तरीके से नहीं रखना है। इसको याद रखने का तरीका और भी आसान है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका और भी आसान है। पहले क्या करोगे, पहले इस तरीके से लिख लो, x1 y1 x2 सॉरी x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1। दिखाई दे रहा है ये? यस सर। ओके, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x कोऑर्डिनेट को, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x कोऑर्डिनेट को, दैट इज हाफ जैसे बाहर है वैसे बाहर रहेगा। x1 बताओ, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। इसको माइनस करेंगे किससे? माइनस करना है ऑपोजिट साइड का जो रहेगा, जैसे कि इसको, दैट इज y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। तो ये आसान हो गया ना, इस तरीके से याद रखोगे तो। यस सर। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x को पहले लेंगे काउंटिंग में, फिर माइनस किसको करना है? जब y को काउंटिंग में लेंगे तो उससे माइनस करना है। तो x1 y2 x2 y3 x3 y1 माइनस y1 y2 y1 x2 y3 y2 x3 एंड y3 x1। समझ में आया ना? तो हमको ये याद रखना है, ये याद रखोगे तो बहुत ही आसान होगा, ठीक है। ओके, अब मैं एग्जांपल दूंगा तो अच्छा होगा, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग vertices, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है 6,4 -1,3 एंड 3,0। ये एक ट्रायंगल यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, तो मैं ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ समझने के आसानी के लिए। ये एक ट्रायंगल हो गया, पहले का मैं दे रहा हूँ ए, इसको दे रहा हूँ बी, इसको दे रहा हूँ मैं सी। जब भी मैं ये एक बात बताना मैंने भूल गया पहले ही, ट्रिगोनोमेट्री में मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब भी दो पॉइंट को लेके कोई भी डिस्टेंस निकालोगे या फिर एरिया निकालोगे तो पहले पॉइंट का नाम दे देना एक, ठीक है। जैसे कि ए बी सी इस तरीके का नाम दे दोगे ना, तो जब निकालोगे डिस्टेंस तो वो जो मतलब जो लिखना होता है ना बहुत सारा, वो लिखना थोड़ा कम हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे कि मान लो मैं दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो तुमको ये लिखना होगा ना, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा? यस सर। लिखना होगा। लेकिन अगर मैं दोनों पॉइंट का नाम दे दूंगा, एक को ए और एक को बी, तो मेरे को पूरा नहीं लिखना है, बस ए बी लिख के एक बार दे दूंगा तो इसमें समझ में आ जाएगा कि वो ए बी दोनों को पॉइंट का भी डिस्टेंस निकालने को बोला जा रहा है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस। उसमें क्या होगा, लिखना थोड़ा कम हो जाएगा, मेरा प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा और लिखना भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो टाइम भी ज्यादा बचेगा, है ना। ये छोटा छोटा कुछ बात है, हमको जब जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये याद रखना है। तो अभी मैं ये करवा दे रहा हूँ, बाद में उस पर भी डिस्कस करूंगा। सर जब हम सॉल्व करेंगे कोई भी सम तो उसका फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, फॉर्मूला याद रखने के लिए जरूरी है। ओके जैसे सर। कि मैं यहाँ पर एरिया निकाल रहा हूँ ना, तो ये याद रखने के लिए मुझे पॉइंट एकदम सही तरीके से लिख लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो ये पहला पॉइंट 6,4, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट -1,3 और ये तीसरा पॉइंट 3,0। हम लोग किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे यही वाला पहला लेना है, ये दूसरा लेना है, ये तीसरा लेना है, ऐसा नहीं करना है। हम लोग कुछ भी किसी भी पॉइंट को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं कि मैं इसी तरह से लिखा हूँ इसलिए सबको इसी तरीके से लिखना है, ऐसा बात नहीं है। तो मैं भी निकालूंगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा एरिया? इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। ये पहला पॉइंट मैंने x1 y1 धरा था ना, यस सर। पहले पॉइंट को पहले लिखेंगे 6 4, फिर ये x2 y2 -1 3, फिर ये x3 y3 3 0, फिर आएगा x1 y1। समझ में आ रहा है? यस x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x1 y1। समझ में आ रहा है जो फॉर्मूला लिखा है मैंने? यस अब स्टार्टिंग किस साइड से करना है? स्टार्टिंग करना है हमें इस साइड से ना, लेफ्ट साइड, मतलब x कोऑर्डिनेट से हमको स्टार्ट करना है। जहां से x स्टार्ट होगा उधर ही से हमको पहले स्टार्ट करना है। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले मैं लिख लेता हूं हाफ मॉड ऑफ 6 into 3 दैट इज 18 -1 into 0 मतलब 0 0, 3 into 4 मतलब 12, 12 फिर होगा माइनस। अब हम लोग करेंगे y कोऑर्डिनेट को, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। सो क्या होगा 4 इंटू -1 यानी कि -4, 3 इंटू 3 यानी कि 9, 0 इंटू 6 मतलब 0। तो आखिर में आंसर कितना होगा 30 कितना होगा ये 5 -5 है ना। +5 सो आखिर में कितना होगा हाफ मॉड ऑफ 25। समझ में आ रहा है? यस सर। ये हो जाएगा 12.5 स्क्वायर यूनिट। ये लिखना जरूरी है, जब एरिया निकालोगे तो ये लिखना लास्ट में जरूरी है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है? जब नॉर्मली हम किसी का लेंथ निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? सिर्फ यूनिट लिखते हैं ना। यस सर। इसी तरह से जब एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट। उसी तरह से जब वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? क्यूब यूनिट। ठीक है ना? यस ये सर। हमको लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं और एक बात बता दूं। यहाँ पर मैंने मॉड लिया हूँ। क्यों मॉड लिया हूँ पहले बताओ, ये कोई बता सकता है यहाँ पर मैंने मॉड क्यों लिया यहाँ पर? सर डिस्टेंस नेवर बी हाँ, क्योंकि यहाँ कभी भी नेगेटिव भी हो सकता है यहाँ पर। जैसे कि मैं पॉइंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कभी भी नेगेटिव भी आ सकता है यहाँ पर। जैसे ये भी -25 भी हो सकता था। यस सर। मॉड लेने का मतलब यही है, हमको साइन जो है वो नहीं लेना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि एरिया, लेंथ, ये सब कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है? तो इसलिए हम लोग को ये मॉड देना जरूरी है। कभी भी अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाता है तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे? पॉजिटिव ही लिखेंगे। इज इट क्लियर? यस यस सर। तो मैं इस तरह से एरिया निकाल सकता हूँ। बस यही एक छोटा सा चीज जो था वो बचा था हम लोग का, जो फॉर्मूला था ट्रिगोनोमेट्री का, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये आखिरी फॉर्मूला बचा था। अब जितना सारा हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है उनको लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है? कुछ स्पेसिफिक मैं यहाँ पर प्रॉब्लम लेके देख रहा हूँ, यहाँ पर मौजूद है, तो वो मैं एक बार देख रहा हूँ कैसे करना है। जैसे कि एक प्रॉब्लम यहाँ पर है EX, जैसे यहाँ पर prove the points, prove that the points 2, -2, 8, 4, 5, 7 and -1, 1 are the vertices of a rectangle. Also find the area. ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या दिखाई दे रहा है सबको ठीक तरह से?
हाँ सर। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रूव दैट द पॉइंट्स 2 minus 2 8 4 5 7 and 1 minus 1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब ये चारों जो पॉइंट है हमको ये प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट एक वर्टिस एक रेक्टेंगल का मतलब, रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? आयत। आयताकार। तो उसका 4 पॉइंट होगा, 4 पॉइंट। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? पहले ये बताओ रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स इक्वल होता है सर। इक्वल, हाँ ये है। और कुछ? ऑल साइड्स आर 90 डिग्री। ऑल साइड्स, सॉरी, एंगल आर 90 ऑल एंगल्स आर 90 ऑल डिग्री। एंगल। यस सर। और कुछ है गुलशन? गुलशन या साहिल और कुछ है यहाँ पर दोनों के अलावा? सर डायगोनल आर इक्वल, और डायगोनल आर इक्वल। यस, द डायगोनल्स आर इक्वल होता है ना। यस। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि एक रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, बोल सकते हैं ना। यस सर। मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है, मान लो ये ए बी सी डी, मान लो ये 4 पॉइंट है। तो इन्हें हमें क्या प्रूव करना है? ये एक रेक्टेंगल होगा, कैसे प्रूव करेंगे? ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा, मतलब ए डी इक्वल टू बी सी होगा, है ना। यस सर। और क्या होगा? ए बी इक्वल टू डी सी होगा। और क्या होगा? ये जो डायगोनल है बी डी इक्वल टू ए सी। ये दोनों भी क्या होगा? अलग से इक्वल होगा, ठीक है ना। तो Yes, यहां से हम sir. बोल सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए सी इक्वल टू बी डी, है ना। अगर ये Yes, तीनों चीज अगर हम लोग देख सकते हैं, निकाल सकते हैं ये तीनों चीज, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो पैरेललोग्राम है, ये क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा, बोल सकते हैं ना। यस सर। यस। Yes, sir. साइड के हिसाब से सबका डेफिनेशन भी चेंज हो जाता है ना। अगर हम लोग सिर्फ ये बोले कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है ना। यस। यस सर। तो सिर्फ क्या ये दोनों चीज निकाल के हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये सिर्फ रेक्टेंगल होगा? नहीं बोल सकते ना। नो सर। तो हमको और स्पेसिफाई करना होगा। कैसे स्पेसिफाई करना होगा? दोनों डायगोनल हमको निकालना होगा। अगर दोनों डायगोनल भी इक्वल होता है तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल। ठीक है ना। तो इसी तरह Yes, से sir. मैं और यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर बता दे रहा हूँ। मान लो एक स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होगा? 4 साइड्स आर इक्वल होगा, है ना। यस सर। और क्या होगा? 2 ऑल डायगोनल्स एंगल इक्वल। तो ये तो डायगोनल हम लोग क्यों निकालेंगे? ये बताओ, ये कोई एक बताओ कि सिर्फ 4 साइड निकाल के क्या हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक स्क्वायर होगा? No, sir. नो सर। क्यों? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि रोम्बस का भी तो 4 साइड इक्वल होता है ना। यस सर। तो सिर्फ 4 साइड इक्वल निकाल के हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है, इसका डायगोनल सेम होगा, इसका डायगोनल सेम नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। यस। यस सर। कंडीशन बस हमको याद रखना है। ये कंडीशन अगर याद रख लोगे तो ये निकालने में आसानी होगा। तो अगर हमको कभी भी अगर बोला जाए कि एक स्क्वायर है प्रूव करो, तो कैसे प्रूव करेंगे? देखेंगे कि 4 साइड निकल के इक्वल हो रहा है कि नहीं। 4 साइड अगर इक्वल होगा फिर उसके बाद डायगोनल निकालेंगे। अगर डायगोनल दोनों भी इक्वल हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर। और अगर डायगोनल इक्वल नहीं होता है तो क्या बोलेंगे? रोम्बस, ठीक है ना। तो ये तो बात की बात है, ये नेक्स्ट टाइम जब करेंगे। अभी इसको देखो,
अभी हमको क्या निकालना है, ये चौरस साइड और दो डायगोनल, ये 6 जो साइड है हमको निकालना है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो साइड से हमको निकालना है, ठीक है ना। मैंने अभी तुमको बताया, क्या बताया, कि जब भी इस तरीके का डिस्टेंस निकालोगे तो पहले जो पॉइंट होगा उसका नाम दे दो, अगर नाम दे दोगे तो निकालने में अच्छा होगा, आसानी होगा। तो पहले ए पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं 2 - 2, बी को पॉइंट को मान लेते हैं 8 4, सी को मान लेते हैं 5 7 और डी को मान लेते हैं हम लोग -1 1। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हमको पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है ए बी बार। इसका मतलब ही होता है ए और बी दोनों पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये आसानी हो गया ना, लिखना हमको कम पड़ रहा है। यस सर। तो ये क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर, बताओ फॉर्मूला बताओ। x2 - x1 है ना, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। क्या होगा ये, रूट अंडर 36 प्लस 36, दैट इज रूट 72। सही हो रहा है? सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। ओके, अभी निकालेंगे बी सी, सेम एक ही तरीके से, रूट अंडर, ये मान लो पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यानी कि ये x1 y1 और ये x2 y2, तो क्या होगा, x2 - 5 x1 - 5 - 8 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर। तो क्या होगा, रूट अंडर, ये हो जाता है हमारा 3 स्क्वायर और ये 9। मतलब 9 + 9 18 है ना। यस। सही हो रहा है? यस। अब निकालेंगे डी सी, या फिर सी डी, जो भी बोलो। डी सी क्या होगा बताओ, एक एक करके बताओ। -1 - 5 का होल स्क्वायर। 5 + 1 का होल स्क्वायर। हाँ, जो भी लिखोगे बात एक ही है, क्योंकि आखिर में आंसर एक ही आना है। 1 - 2 का। ठीक है, तो ये 36 + 36 मतलब 72, ठीक है ना। देखो ऑपोजिट साइड इक्वल हो रहा है ना। यस सर। और एक साइड बचा है, उसको भी निकाल लो। ए डी क्या होगा, रूट अंडर, बताओ। 2 + 1 का होल स्क्वायर। 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस -2 - 1, ये भी देखो 3 स्क्वायर मतलब 9, ये भी 3 स्क्वायर मतलब 9, यानी कि रूट 18, ठीक है ना। तो देखो ऑपोजिट साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस सर। यस। ये दो साइड इक्वल हो गया और ये दो साइड इक्वल हो गया। अब क्या निकालेंगे, दोनों डायगोनल को निकालना है ना। तो पहले निकालते हैं ए सी डायगोनल निकालते हैं पहले, क्या होगा, रूट अंडर 5 5 - 2 - 5 - 2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर प्लस 7 + 2, 7 + 2 का स्क्वायर। यानी कि होगा कितना, यहाँ हो रहा है 3 मतलब 9 प्लस 81 81 91 ना। 91। देख लो एक बार। तो निकालेंगे बी डी कितना होगा, बी डी कितना होगा, -1 - 8 का होल स्क्वायर और 1 - 4 का होल स्क्वायर। यानी कि 9 स्क्वायर 81 90 हो गया सर। स्क्वायर सेम हो रहा है ना। यस सर। तो देखो दोनों डायगोनल भी सेम हो गया है ना। प्रूव होगी। तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। समझ में आया ना। यस सर। तो इसी तरीके से हमको जितना भी डिस्टेंस निकालने बोला, जितना भी साइड निकालने बोला जाएगा, इस तरीके से हमको निकालना है, ठीक है ना। बस हमको ये रूल्स जानना होगा कि उसका कंडीशन क्या होता है। जैसे कि अगर हमको मान लो, अगर ये बोला जाए कि प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल इज अ पॉइंट्स ऑफ अ आइसो, तो मैंने क्या बताया अभी, मान लो
जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ ये। मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी। अब हमको अगर ये बोला जाए कि प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब हमको क्या निकालना होगा? ऑल साइड्स इक्वल दिखाना होगा सर। हाँ, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। अगर ये तीनों साइड हम देख दिए कि इक्वल हो गया तो ये बोल सकते हैं ना कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। Yes, sir. ओके, उसी तरह से अगर मान लो हमको ये बोला जाए, ओके मैंने क्या बताया अभी, अगर मान लो अगर हमको ये प्रूव करना है एक ट्राइंगल जो होगा ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो हमको क्या प्रूव करना होगा इसके लिए? टू साइड्स इक्वल दिखाना होगा। दिखाना होगा ना, मतलब हम थ्री जो साइड है वो निकालेंगे। अगर ये देख लिए कि दो साइड इक्वल हो रहा है, एक साइड इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि वो ट्राइंगल जो होगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। यस सर। Yes, sir. इस तरीके से हमको प्रूव करना है। फिर हमको ये अगर प्रूव करना है तो प्रूव दैट द ट्राइंगल इज एन राइट एंगुलर ट्राइंगल, फिर हमको क्या करना होगा बताओ? वन एंगल 90 डिग्री शो करना होगा। 90 डिग्री यहाँ पर तो एंगल के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर हम साइड के हिसाब से बोल रहे हैं, तो उसका हिसाब से हम लोग कैसे निकालेंगे? तीनों अलग अलग आना चाहिए थी। बोलो। सर पी मतलब दो साइड्स का सम होना चाहिए थर्ड साइड इक्वल। मतलब वो पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो हमको प्रूव करना है ना। यस सर। मतलब ये हाइपोथेनस होगा, ये बेस, ये हाइट होगा और ये बेस होगा। अगर दो साइड का स्क्वायर करने के बाद, सम अप करने के बाद अगर तीसरे का साथ स्क्वायर का साथ अगर वो इक्वल हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं राइट एंगुलर ट्रायंगल होगा, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगुलर ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है ना। यस तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्रूव होता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो राइट एंगुलर ट्रायंगल होगा। बताओ, हाँ बोलो, साहिल बोलो। क्या बोले सर? मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि अभी तक मैंने बोल रहा था जो एक ट्रायंगल को हमको प्रूव करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, फिर हमको प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसी तरह से अगर हमको ये बोला जाए प्रूव दैट द ट्रायंगल इज एन राइट एंगुलर ट्रायंगल, तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे? साइड के पाइथागोरस थ्योरम से सर। यस, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम वहां पर एप्लीकेबल होता है तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगुलर ट्रायंगल होगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से मान लो अगर ये बोला जाए प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये कैसे प्रूव करेंगे? कोलिनियर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? मतलब 3 पॉइंट जो है वो एक लाइन के ऊपर ही होगा, ये कैसे प्रूव करेंगे? अगर उसका वैल्यू 0 आ जाए तो सर। कोई और बताओ? धनीराम। A plus C is सर ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। क्यों? पहले तो ये बताओ कि ये साइड्स बराबर होगा, इसका साथ इसका बराबर ही होगा, फिर इसका साथ आखिर में ए सी, ये कभी बराबर हो सकता है कभी तीनों? नो सर। तो फिर ये कैसे होगा? और ये तीनों अगर सेम होता भी है तो ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये तीनों एक लाइन के ऊपर ही होगा? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तुम लोग ये बोल सकते हो कि AC इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होगा, ये बोल सकते हैं, यस यस सर। सर। है ना। ये हम लोग बोल सकते हैं AC इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होगा। अगर ये होता है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों जो पॉइंट है वो एक लाइन के ऊपर ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो दोनों में कॉमन पॉइंट है ए बी और सी, तो इसका मतलब AC को अगर ए बी और बी सी को बराबर कर देंगे, प्लस करने के बाद ये अगर हो जाता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट क्या होगा? एक लाइन का ऊपर होगा, है ना। यस सर। और एक रूल क्या है? और एक रूल ये है कि अगर ये तीनों को लेके जो ट्रायंगल तैयार हो रहा है, मतलब ए बी सी, ये तीनों को लेके जो ट्रायंगल हो रहा है उसका एरिया अगर 0 हो जाता है
तो भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एबीसी एक लाइन का ऊपर ही होगा, है ना, क्योंकि एक लाइन का ऊपर ही है तभी तो ये ट्रायंगल तैयार नहीं हो रहा है ना। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो ट्रायंगल हो जाएगा ना। यस सर। मान लो ए और सी, बी अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा, है ना। यस सर। लेकिन अगर बी पॉइंट इसका ए सी का ऊपर ही होगा तो कोई ट्रायंगल तैयार नहीं होगा, होगा नो सर। नो नहीं सर। होगा। तो मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर देख रहे हैं कि एबीसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जा रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एबीसी इज कोलिनियर, एबीसी आर कोलिनियर, मतलब एक लाइन का ऊपर ही है, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर मैं वो एक बार लिख रहा हूँ तो शायद सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आखिरी एग्जांपल मैं करवा दे रहा हूँ। फाइंड the value of x for which 1 comma 4 minus 1 comma x and minus 4 comma minus 1 are collinear। समझ आ रहा है मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन मेरा ये है x का वैल्यू क्या होने से ये तीनों जो पॉइंट है ये कोलिनियर होगा। समझ में आ रहा है। यस सर। तो हमको क्या करना होगा, ये तीनों को लेके जो ट्रायंगल तैयार हो रहा है उसका एरिया निकालना होगा, ठीक है ना। तो मान लो ये पहला जो पॉइंट है वो मान लो ए पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है वो मान लो बी, और तीसरा जो पॉइंट है वो मान लो सी। ठीक है, अभी क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या होगा एरिया, लिख लो साइड पे, 1 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4 1 फिर 1 4। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये रूल Yes, समझ में आ sir. रहा है सबको। यस सर। ओके, पहला पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x1 y1। तो पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किसको, 4 इंटू माइनस 1, माइनस 1 होगा सर सी पॉइंट में, -4 -1 होगा सर अच्छा सी सॉरी, पॉइंट। -4 -1, ठीक है ना। यस यस। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा बताओ, हाफ मॉड ऑफ क्या होगा, 1 इंटू एक्स मतलब x, -1 इंटू 1 -1 क्या होगा, +1, ये कितना होगा, -16 minus 60 बीच में माइनस। अब करेंगे y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई, क्या होगा बोलो, -4 -4 -4x -4x -1। -1। समझ में आ रहा है। तो ये एरिया कितना होगा, हाफ मॉड ऑफ, इसको थोड़ा एक ठीक तरह से लिख ले, एक x -15 माइनस ये कितना होगा, -4x -5। समझ में आ रहा है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मॉड ऑफ x -15 प्लस 4x प्लस 5 दैट इज हाफ मॉड ऑफ 5x -10। यहाँ तक सही है ना। यस सर। yes sir ओके, अब हमको क्या निकालने बोला था, एक्स वैल्यू कोलिनियर। collinear 3 पॉइंट जो है कोलिनियर होगा, मतलब जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, है ना। 0 होगा तो मतलब ये 0 हो जाएगा। यस Therefore, by condition as A, B, C are collinear, therefore half mod of 5x -10 equal to 0। सही हो रहा ना। यस सर। तो यहां से हम लोग क्या Yes, बोल sir. सकते हैं, 5x -10 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। x का वैल्यू कितना होगा, 2, ठीक है ना।
तो इस तरीके से हम लोग जो भी प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो सारा जो रूल्स है वो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, Yes, sir. तो किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। No. No, sir. डाउट अगर हो तो बताओ। क्या किसी का कुछ भी डाउट है अभी तक मैंने जो भी करवाया आज तक कोऑर्डिनेट सिस्टम का? No, sir. No any doubt. ओके, ठीक है, तो आज का क्लास क्या ही तो खत्म करें? Yes, sir.